हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे सर मैं आशुतोष कुमार प्रेजेंट कर रहा हूँ आप सभी के सामने हिस्ट्री की क्लासेस। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं हिस्ट्री की क्लासेस। तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ाई थे सभी के सभी धर्म के बारे में, और फिर मगध साम्राज्य शुरू किया था। मगध साम्राज्य पूरा पूरा ख़त्म हो चुका है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा भारत के यवन राज्य, जिसमें हमने हिंद यूनानी के बारे में पढ़ा, शक के बारे में पढ़ा, पहलव कुषाण के बारे में पढ़ा। तो सभी के सभी वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, वहाँ से जाकर देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। यहाँ से सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंशंस किए गए हैं। और आपको चाहे आप हमारे कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप या फेसबुक ऑफिशियल ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो वहाँ के उसके भी लिंक दे दिए गए हैं। वहाँ पे आपको सभी वीडियो की पीडीएफ, स्टडी मटेरियल और वीडियो के लिंक्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आप लोग उन ग्रुप से जुड़ जाइए। तो आज हम लोग सीखेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में। तो ये वीडियो आपका दो पार्ट में आएगा। तो फर्स्ट पार्ट में हम ये सभी डिटेल्स पढ़ेंगे, उसके बाद में और भी डिटेल्स पढ़ेंगे जो प्रीवियस ईयर्स की है। तो आज हम लोग गुप्त वंश शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए, तो गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। इनका जो टाइमिंग थी 240 से 280 तक थी। उसके बाद इनका उत्तराधिकारी घटोत्कच था। इनकी टाइमिंग 280 से 320 तक हुई। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त था। तो याद रखेंगे, गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त था। यह 320 में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। गुप्त वंश 319 से 320 तक की शुरुआत चंद्रगुप्त ने की। यानी कि जो गुप्त संवत की शुरुआत थी 319 से 320 तक की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो कि 335 में गद्दी पर बैठा। इसने आर्यव्रत के 9 शासकों और दक्षिणाव्रत के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण भारत का इसे नेपोलियन कहा जाता है। तो याद रखें, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी हरिशेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसके वीणा वादन करते हुए दिखाए जाने से होता है। समुद्रगुप्त ने विक्रमांक की उपाधि धारण की। इसे कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त सेकंड हुआ, जो 380 में गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में चीनी यात्री फायान भारत आया और शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त सेकंड ने चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त सेकंड का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त फर्स्ट हुआ। यह इसको गोविंद गुप्त के नाम से भी जाना जाता है। इसका शासनकाल 415 से 454 ईस्वी तक चला। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने ही की थी। चंद्रगुप्त सेकंड के बेटे कुमारगुप्त ने की थी, जिन्हें गोविंद गुप्त के नाम से भी जाना जाता है। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ, जो कि 455 से 467 तक बैठा। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त के शासन में हुड़ों का आक्रमण शुरू हो गया। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त साम्राज्य की सभी बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, जिसमें देश को गोपना कहा जाता था। एक देश दूसरे प्रदेश की इकाई को भुक्ति थी, जिसे शासक उपरिक कहलाते थे। भुक्त के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसका प्रमुख विषयपति कहलाता था। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपाशिक कहलाता था। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था।
ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था एवं अन्य सदस्य महात्तर कहलाते थे। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेठ कहा जाता था। गुप्त शासक कुमार गुप्त के दामोदरपुर ताम्रपात्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख हुआ है। भू राजस्व का के कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। आगे पढ़ेंगे, जो इनकी ज़मीन थी अलग अलग तरीक़ों की हुआ करती थी। तो आर्थिक उपयोगिता के आधार पर ज़मीन इनके कई टाइप से, तो सबसे पहले बात करेंगे क्षेत्र किसे कहते थे। जो कृषि योग्य भूमि होती थी उसको ये लोग क्षेत्र कहते थे। वास्तु यानी कि रहने योग्य भूमि को ये लोग वास कहते थे। चारागाह भूमि यानी कि पशुओं के चराने योग्य भूमि को चारागाह भूमि कहते थे। सील यानी कि ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं है उसको सील कहते थे। अपरहत भूमि ऐसी भूमि जो जंगली होती थी उसको अपरहत भूमि कहते थे। तो अगले वीडियो में और बहुत डिटेल्स पढ़ेंगे जो कहीं ना कहीं पेपर में पूछी जाती है, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स गुप्त वंश के, और फिर उसके बाद हम लोग पुष्य भूति वंश पढ़ेंगे। तो आप लोग लगातार जुड़ते रहिए और अपने दोस्तों को इसमें सभी को सब्सक्राइब कराइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।